गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पूरे भारत में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसका फैसला किया गया है। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों पूरा किया गया। वहां कृष्णा राजकोट, गांधीनगर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, सोनितपुर और नलबाड़ी जिलों में 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीनेशन का काम बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके, इसके लिए ड्राई रन में उस प्रक्रिया को शामिल किया गया है ताकि असल हालात कैसे हों ये समझा जा सके। भारत कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नए साल में वैक्सीन आने से राहत मिलेगी। फिर भी पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई कड़ाई के साथ ही जीती जा सकती है। 20 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। इस बीच ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप है, जिसकी दस्तक दिल्ली में भी हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 4 लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली में ब्रिटेन से आने वाले लोगों की पहचान करके उन पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। नए स्ट्रेन की जांच में मिले संक्रमित मरीजों को दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा है। देश भर में नए स्ट्रेन के अब तक 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पेशेंट है जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं, उनमें 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए। पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूं कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया। किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है और उसमें लगता है घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान कानून के खिलाफ पिछले 37 दिनों से चले आ रहे तनातनी के बीच सरकार ने कुछ नरमी दिखाई है। हालांकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और 2 कानूनों को सरकार ने रद्द करने का भरोसा भी दिया, लेकिन किसान अभी भी 2 कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के साथ अगली बैठक 4 जनवरी को होनी है, जिसमें उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि सरकार ने कह दिया है कि बाकी के 2 कानून वापस नहीं होंगे। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। लगातार 37 दिनों से दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर सिंघू, टिकरी इन इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने नरमी दिखाई, 50% रजामंदी बन गई। 2 कानून वापस ले लिए गए। पराली और बिजली बिल का जो प्रावधान था सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है, लेकिन अभी भी 2 कानून है जिस पर सरकार चाहती है कि बातचीत हो। इधर सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से 2 मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी, लेकिन इस बीच राजस्थान से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पर आने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर माहौल गर्म हो गया है। राजस्थान के किसानों ने हरियाणा पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़कर एंट्री कर डाली। 15 से 20 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसानों ने जबरन हरियाणा सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर खदेड़ा। उधर राजस्थान की पुलिस और प्रशासन भी इन तमाम मामलों को लेकर सतर्क हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसान हंगामा कर रहे थे बॉर्डर पर और पुलिस को जबरन शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा इन किसानों को रोकने के लिए। इधर किसान आंदोलन का 37वां दिन है। एक दिन पहले दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रक्तदान किया है। देखिए, किसान आंदोलन का 36वां दिन, क्या सूरत हाल है वो हम आपको बॉर्डर बता रहे हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज का नजारा भी आपको दिखाऊं तो किसान लगातार यहां डटे हुए हैं और आज बॉर्डर पर यानी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसान रक्तदान महादान कर रहे हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम जो है
वो पहुंची है और यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप बुजुर्ग किसान भी यहाँ देख सकते हैं और वो टीम भी यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर्स की टीम भी है। वो जो एम्बुलेंस है उसमें ब्लड डोनेशन हो रहा है। लेकिन बात बनेगी क्या और कब बनेगी, क्योंकि जो किसानों से बात हुई उनका कहना है कि भले ही 4 में से 2 मांगे मान ली गई हैं, यानी इस हिसाब से 50% बनता है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो 2 मुख्य मांग हैं वो मानना बेहद जरूरी है और उसके बगैर आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या यही है? यही है जी, मोदीनगर से विनय नेहरा। जी। और ये 2 मांगे जो हमारी तो थी, जो मुख्य मुद्दा जो हमारा है एमएसपी पे कानून बने और 3 कानून वापस हो। जो 2 मांगे मानी गई हैं उन्हें हम कितना फीसदी समझे कि काम हो गया है, कितना % हो गया आपका काम? चलो 2 कदम तो चले, धीर 3 बड़े चलो और वीर तुम बड़े चलो। तो आगे सकारात्मक सोच रहे हैं? सकारात्मक सोच अगर उनकी बन रही है तो फायदा ही है, हम जाड्डे में क्यों मरे हैं यहाँ। आज भाई ठंड का टाइम है, अगर वो बातें हमारी जो हमारा कानून है एमएसपी पे बनना है और ये जो कानून तीनों है वे वापस हो जावे, कुछ साहस तो किया। चलो साहस तो किया, बिल्कुल वो कह रहे हैं ठंड भी बहुत है। ये जानना चाहेंगे जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने यहाँ लगवाया है, क्या कुछ चल रहा है? आप लोग महादान कर रहे हैं, बड़ा काम भी कर रहे हैं यहाँ पर लगातार 36वें दिन। किसान तो हमेशा से दान ही करता चला आया है, अन्नदान कर रहा है, ब्लड दान भी कर रहा है, अनेक तरह के दान करता है किसान। तो दान करने में किसान कहाँ पीछे है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना % काम हो गया? अभी % तो इसमें आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुख्य मांगे हैं हमारी उन पर तो अभी विचार चल रहा है। देखो 4 तारीख में उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि वो एक हट धर्मता छोड़ करके किसानों की जो मांगे है, मुख्य मांगे है, उस पर विचार करेगी और उसको लागू करना चाहिए हमारे विचार। 4 जनवरी को बनेगी क्या बात इस बार, लग रहा है? आप देखो आश्वासन जो दिया है सरकार सोच रही है गंभीरता से, किसान भी सोच रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद सरकार इस बात को मान लेगी। तो आप सुन सकते हैं हमारे साथ। यहाँ मैं बता दूं कि गौरव टिकैत जी भी मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन युवा मंच के अध्यक्ष हैं, और उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ब्लड डोनेशन आज कैंप यहाँ पर लगाया गया है। सवाल मेरा यही है, 4 जनवरी को बात बनेगी, क्योंकि सकारात्मक एक जरूर अब सरकार की तरफ से भी रुख नजर आया है। ये तो पहले ही होना चाहिए था, सकारात्मक तरीके से जो है गवर्नमेंट को पहले ही जाना चाहिए। मेन इश्यू जो ये कानून वाला है और एमएसपी कानून वाला है, अब शुरुआत है। सरकार को भी चाहिए कि अब ये जन आंदोलन किसानों का है, इसको जो है समझ के और जल्दी से जल्दी इसका पटक हो और ये कानून वापसी हो। एक बढ़िया मजबूत सशक्त कानून बनाएंगे, मिल बैठ कर बनाएंगे। न इसका कोई प्रेस्टीज का इशू है कि वो सरकार हारेगी या किसान जीतेगा, ये कोई इशू नहीं है। ये जन भावनाओं की कदर जो है यहाँ के सरकारों को करनी चाहिए। वहीं दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात है, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य। नवंबर को किसान आंदोलन जो है वो सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे पहुंचा था और अब न्यू ईयर का वक्त आ चुका है। न्यू ईयर्स ईव पे किसानों ने यहाँ पे जितने भी दिल्ली और आसपास के एरिया की जनता है उनको लंगर के लिए बुलाया है, और लंगर के लिए न्यू ईयर के दिन और न्यू ईयर से पहले वाले दिन बुलाया। और ये कड़कती ठंड में जब दिल्ली में 3 डिग्री से भी कम का तापमान चल रहा हो, तो किसानों का ये आंदोलन जो है वो उतने ही जोश से चल रहा है जितने पहले दिन से चलता हुआ दिख रहा था। अब किसानों का कहना यह है कि कल जो मीटिंग हुई है केंद्र के साथ, उस मीटिंग में बात ये निकल के आई है कि पराली वाला जो बिल है और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिजली का जो बिल है वो दोनों वापस लेने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी केंद्र के साथ थोड़ी बहुत बातचीत अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा 4 जनवरी को एक और मीटिंग होनी है, और उस 4 जनवरी को जो मीटिंग होनी है उसमें उम्मीद की जा रही है कि अब जो मेन बिल है, तीनों जो कृषि कानून है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। केंद्र का कहना यह है कि वो तीनों बिल वापस नहीं लेंगे। किसानों का कहना यह है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे वो अपने आंदोलन से नहीं हटेंगे। और इसी के बीच में अब ये देखना बाकी है कि क्या किसान और केंद्र के बीच में एक नेगोशिएशन निकल पाता है, क्या तीनों के बीच में एक बात निकल पाती है जिससे कि दोनों पक्ष जब टेबल से हट के जाए, दोनों पक्ष जब एक डिसीजन पे पहुंचे तो दोनों ही खुश वहां से टेबल से हटे। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और इधर किसान संगठन और सरकार के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को होनी है, जहां पे बाकी के बचे 2 मुद्दों पर बातचीत होगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बीच का कुछ रास्ता निकालेगी। हालांकि किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि बाकी के जो कानून हैं जब तक रद्द नहीं होते हैं उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल क्या हालात है किसान आंदोलन के, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। साल 2020 में किसान आंदोलन की तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन लोगों को हैरान कर रहा है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान किस तरह डटे हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़े कई वीडियोस ने लोगों को चौंकाया। किसान आंदोलन में पिज्जा लंगर का वीडियो खूब वायरल हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए पिज्जा लंगर चलता है। ये लंगर मोहाली से आए युवा चलाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए सैलून सेवा का भी वीडियो खूब वायरल हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी आवाज तो बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही स्वाभिमान, अनुशासन और मैनेजमेंट की ऐसी मिसाल भी पेश की जिसे देखकर सब दंग हैं। किसान जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन के लिए आए हैं उसी को अपना घर बना लिया है। खास बात यह है कि इस घर में एसी भी लगा है। और सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर दिया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक होंगी। रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। करते पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर को आग लगाने और उसे तोड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलवी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम के 2 स्थानीय मौलवियों को हिफाजत के लिए हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई इस मामले को लेकर। पुलिस ने 28 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया इस मामले में। तो ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जहां हिंदू धार्मिक मंदिरों को लगातार पाकिस्तानी कट्टरपंथी तोड़ रहे हैं, उन्हें गिराया जा रहा है। इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीयत उलमा के मौलवी पर आरोप लगा है कि उसने संगठन बनाया, लोगों को इकट्ठा किया और जाकर मंदिर में तोड़फोड़ की है। वहां के ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस मामले को लेकर विरोध जताया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हिंदू मंदिर को आग लगाने और तोड़फोड़ करने के मामले में बवाल मचा है। पाकिस्तान में इसके खिलाफ लोगों ने मार्च निकाला, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। खैबर पख्तूनख्वा में एक मौलवी की अगुवाई में हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पहले ही 28 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने इमरान सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर को तोड़े जाने पर सख्ती दिखाई। कोर्ट 5 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। हिंदू संत परमहंस जी महाराज के मंदिर को आग लगाए जाने की घटना करक जिले के तेरी इलाके में हुई। यहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला तब हुआ जब हिंदू समुदाय के लोगों को इस मंदिर के मरम्मत की अनुमति मिल गई। 1920 से पहले बनाया गया ये मंदिर एक ऐतिहासिक पूजा स्थल है, जहां बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर को आग लगाने और तोड़ने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान में लगातार फजीयत हो रही है। वहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया। जो वीडियो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें कई लोग मंदिर की दीवारों और छत को तोड़ते हुए नजर आएंगे आपको। वहीं मंदिर पर भीड़ ने इस कदर हमला किया कि उसके बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया। पाकिस्तान में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में मंदिरों पर इस तरह के हमले लगातार होते रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर पर परमहंस जी महाराज की समाधि का 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक जीर्णोद्धार और विस्तार किया जा रहा था, लेकिन इस बात पर कट्टरपंथी भड़क गए और मंदिर पर हमला कर दिया।
पाकिस्तान में जिस प्रकार से काफ़ी समय से अल्पसंख्यक हिंदुओं पे और वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये आपको पख्तून में अभी जो हुआ है, ये मौलानाओं के नेतृत्व में हुआ है। कट्टरपंथी जो आतंकी सोच वाले मौलाना है उनके द्वारा होगा कि जिस तरह से मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई हो। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि इमरान की सरकार तो वहाँ नहीं है, बल्कि अजहर मसूद की सरकार है, वहाँ पे दाऊद इब्राहिम की सरकार है, जो जानबूझ करके जो हमारे अल्पसंख्यकों पे जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है। तो सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है, वो तो पूरी तरह तालिबानी मानसिकता और आतंकी मानसिकता के लोग वहाँ पे वो और उस तरह की मानसिकता हो चुकी है। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को कई बार पहले भी पत्र भेजा और आज भी हमने उनको संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश इस तरह के कार्य करती है उस पर अंकुश लगाना। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ काफी बार पत्र भेजने के बाद भी पाकिस्तान के मामले में मौन क्यों है। उसको कार्रवाई करना चाहिए और निश्चित रूप से अब पाकिस्तान का समय आ चुका है कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने भेजा है और मैं मांग करता हूं कि संसद से प्रस्ताव पास किया जाए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। पाकिस्तान गैर मुसलमानों की कब्रगाह बनता जा रहा है। उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। और केवल पाकिस्तान ही क्यों, जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां गैर मुसलमानों का जीना असंभव हो जाता है। विचार करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, पूरे विश्व की राजनीति से अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरे देश का मामला है, हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन पूरे विश्व का हिंदू समाज आज गुस्से में है और इस गुस्से का परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा। उसे सोचना चाहिए क्यों पाकिस्तान और मुस्लिम जगह समाज का जो कट्टरपंथी तबका है वो पूरी दुनिया में क्यों अलग थलग पड़ता जा रहा है। यदि उन्हें उज्जवल भविष्य चाहिए, मंदिर तोड़ने की जगह मंदिर बनाने का काम करना चाहिए। आगे बढ़ते इधर जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है। घाटी से आतंकियों का सफाया भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस साल पाकिस्तान में घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशें सेना ने नाकाम कर दी हैं। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई और 1-2 केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज्यादातर अटेम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। और अब बात कर लेते हैं बंगाल में मचे सियासी घमासान की। बंगाल का सियासी घमासान में सीबीआई की एंट्री से पारा और चढ़ गया है। आज सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वीना मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से लगातार वीना मिश्रा को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने इन्हें नजरअंदाज किया। वीना मिश्रा को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सीबीआई की टीम कोलकाता में वीना मिश्रा के ठिकानों पर पहुंची। 2 ठिकानों पर मवेशी घोटाले और एक जगह पर कोयला चोरी मामले में रेड डाली गई। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में वीना मिश्रा के बाकी ठिकानों पर भी जल्द छापेमारी हो सकती है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठा लेना चाहिए। खाली हाथे कोनो देवी আছে দেখেছেন যদি হয় তো হিন্দু দেবতা নয়। उधर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। शुभेंदु दंडीग्राम में जख्मी हुए बीजेपी समर्थकों से मिलने अस्पताल पहुंचे। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने जा रहे समर्थकों पर हमला हुआ था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी बस पर पथराव किया। इस दौरान कई बीजेपी समर्थक जख्मी भी हुए, जिनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
इधर यूपी के बलिया में जांच अधिकारियों की मौजूदगी में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता के बीच मारपीट शुरू हो गई। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की शिकायत डीएम से की थी, जिसके बाद डीएम ने डीएसओ के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया। लेकिन जांच जैसे ही शुरू हुई, शिकायतकर्ता पक्ष और ग्राम प्रधान पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। भारी भीड़ के बीच जमकर लात घुसे चले। ये नजारा देखकर जांच का नेतृत्व कर रहे डीएसओ ने वहां से भागने में ही समझदारी समझी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से भगदड़ मची है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लात और घुसे चल रहे हैं, और इस सब कुछ हुआ सिर्फ एक घोटाले की जांच के आदेश देने के बाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मारपीट कर रहे हैं, लात घुसे चले। देखिए किस तरह से एक युवक को दूसरा युवक पीट रहा है और भीड़ में एक दूसरे को लगातार मारे जा रहे हैं। लोग जो जिसे मिल रहा है उस पर लात घुसे चला रहे हैं। नेताजी पिट रहे हैं, गांव के लोग पिट रहे हैं, प्रधान जी पिट रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि डीएम ने एक तथाकथित घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। और जैसे ही डीएसओ गांव पहुंचा, लोगों से पूछताछ शुरू की, गांव के लोग प्रधान से लड़ गए